हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है सुखजीत सिंह एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर दैट इज़ पैशन फॉर लर्निंग। इस चैनल पे आपको क्लास 7th एंड 8th की मैथ्स एंड साइंस की क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th की साइंस का सेकंड चैप्टर दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो हमारे दोस्त कैसे हैं एंड हमारे दुश्मन कैसे हैं। ओके, बिफोर मूविंग टू दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि आप अपने आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या आप उनको देख पा रहे हैं? अपने आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या आप सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख पा रहे हैं? होपफुली योर आंसर विल बी येस, बट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, हमें तो सब कुछ दिख रहा है, आप अपनी आंखें टेस्ट वगैरह करवाओ, है ना। बेटा गलत आप भी नहीं हो और गलत मैं भी नहीं हूँ। एक्चुअली जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि हम अपनी आंखों से उन ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख पाते हैं। ओके, फिर उन ऑर्गेनिजम्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप। व्हाट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप इज एक्चुअली वन इंस्ट्रूमेंट है ये जिसकी हेल्प से हम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को बड़ा करके देख सकते हैं। मतलब कि जब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो वो ऑर्गेनिजम्स हमें बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, बट एक्चुअली वो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं, वो हम अपनी आंखों से अनएडेड आई से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आई, दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अनएडेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो वर्ड का ही मतलब है कि बहुत छोटा, बहुत टाइनी पार्टिकल। ओके, microorganisms is those organisms that cannot be seen with unaided eye and can be seen only with the help of microscope are known as microorganisms. Okay, now जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है, 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स एंड विच आर दीज 4 ग्रुप्स? दिस इज द फर्स्ट वन इज algae, सेकंड वन इज बैक्टीरिया, फंगी, कई लोग इसको फंजाई भी प्रोनाउंस करते हैं, हमारे इंडिया में इसको फंगी ही बोलते हैं, फंगी। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। ओके, algae, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। आओ बैठो फ्रेंड प्यारे। ये क्या लिखा हुआ है सर? ये किस फ्रेंड को बैठाने की बात कर रहे हो आप लोग, है ना। बेटा दिस इज अ वन स्मॉल ट्रिक कि आपको ये ग्रुप्स कैसे लर्न करने हैं। आओ बैठो फ्रेंड प्यारे। आओ, ए स्टैंड्स फॉर algae, बैठो, बी ए स्टैंड्स फॉर बैक्टीरिया, ओके, एफ स्टैंड्स फॉर फंगी एंड प्यारे, पी स्टैंड्स फॉर प्रोटोजोआ। आओ बैठो फ्रेंड प्यारे मीन्स ए फॉर algae, बैक्टीरिया, फंगी एंड protozoa. These are the 4 groups of microorganisms and this is just a small trick to learn all these 4 groups of these microorganisms. Okay, next is बेटा एक्चुअली एक आपका जो वायरस होता है, जो वायरस होता है ये भी माइक्रोस्कोपिक है। मतलब कि वायरस को भी सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब सर दिखता तो वो भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही है, फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में क्यों नहीं आया? एक्चुअली बेटा क्या होता है कि जो वायरस होता है, वायरस अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इट मीन्स कि जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करेगा तभी वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोड्यूस का क्या मतलब है? रिप्रोड्यूस का मतलब है कि अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देना या पैदा करना, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स बेबीज को बर्थ देते हैं। ओके, मतलब कि हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन हो रही है। जो वायरस है अगर वो ऐसे ही अकेला किसी चीज पे पड़ा रहता है, किसी नॉन लिविंग थिंग पे, तो वो वहां पे पड़ा पड़ा खत्म हो जाएगा। बट अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, सेल में एंटर कर जाता है तो वो रिप्रोड्यूस करके बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। ओके, बट ये जो बाकी सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर ये नॉन लिविंग थिंग पे भी पड़े रहे तो ये जिंदा रहेंगे, लेकिन वायरस तभी जिंदा रह पाएगा, तभी रिप्रोड्यूस कर पाएगा अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये वायरस कैसा है कि अगर तो ये हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो ये बहुत जल्दी आगे रिप्रोड्यूस करके बहुत जल्दी इन्फेक्शन पैदा कर देता है। बट अगर हमने सुना है कि अगर ये किसी, मान लो कि किसी नॉन लिविंग थिंग में पड़ा रहे थोड़े टाइम, तो ये 4-5
4-5 आवर्स के बाद क्या हो जाएगा, जब वहाँ से मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, बट अगर ये ह्यूमन बींग्स की बॉडी में एंटर कर गया तो ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करके आगे ग्रो कर सकता है। सो सिमिलर इज द केस ऑफ ऑल वायरसेस। ओके, सो therefore the microorganisms can be divided in the 4 categories only. The first category is algae, next one is bacteria, fungi and protozoa. Okay, so बढ़ते हैं आगे। So next is कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल्ड, लेकिन कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल्ड मीन्स कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से ही बने होते हैं, जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, डेट आर नोन एज सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं, जिनकी बॉडी में 2 या फिर 2 से ज्यादा सेल्स होते हैं, डेट आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो नाउ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आता है, बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटोजोआ एंड सम अलगे। ओके, सम अलगे, नॉट ऑल अलगे, सम अलगे की कई अलगे क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, एंड कई अलगे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। एंड जो आपकी फंगी होती है ये भी क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड और इट मे बी मल्टी सेलुलर। एंड सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आ जाएगा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड सम अलगे। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंगी एंड सम अलगे। Okay, so I hope you get it. Now next is where do microorganisms live, कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पे हैं। सो भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप जहाँ मर्जी चले जाओ वो भी आपके साथ साथ ही रहेंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ कंडीशंस। वो बहुत ज़्यादा ठंड में भी रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रह सकते हैं। एंड इवन these microorganisms are present in the bodies of animals also including human beings। हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सो आप चाहे जहां मर्जी चले जाओ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो आपके साथ साथ ही रहेंगे। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन वेरी कोल्ड एंड वेरी हॉट क्लाइमेट। ओके, दे आल्सो लिव इन बॉडीज ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आल्सो, कि ह्यूमंस की बॉडी में भी ये लोग रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके बेटा, सो नेक्स्ट इज कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेले रहते हैं, कई कॉलोनीज में मतलब कि साथ साथ रहते हैं। जो अमीबा है इट मे लिव अलोन, एंड जो आपका फंगी एंड बैक्टीरिया होता है दे लिव इन कॉलोनीज, मतलब कि ये दोनों रहते हैं साथ साथ। सो ये था माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के इंट्रोडक्शन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड कैसे हैं। ओके, सो नाउ लेट अस स्टडी दैट थिंग। तो अब हम करने वाले हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे एज अ फ्रेंड हमारे लिए कैसे काम करते हैं, कैसे हमारे लिए ये हेल्पफुल हैं। सो एक एक करके पहले हम देखते हैं, फिर उसको डिटेल में करेंगे। सो फर्स्ट इज कि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, साफ करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, मतलब कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वन इज इन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कि कर्ड एंड ब्रेड को या केक्स को बनाने में कैसे हेल्प करते हैं हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट इज कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि एक बहुत ही बड़े लेवल पर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसे यूज़ किया जाता है, किस चीज़ को बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, दैट वी विल स्टडी इन डिटेल। द लास्ट वन इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेडिसिन बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ओके, सो द फर्स्ट वन वाज दे हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। सो नाउ लेट अस स्टडी दैट कि ये एनवायरनमेंट को साफ करने में हमारी हेल्प कैसे करते हैं। ओके, सो जैसे कि आपको पता होता है कि जो सब्जी वगैरह के छिलके होते हैं ये मतलब कि हम ऐसे फेंक देते हैं। ओके, सो अब ये वेस्ट होता है, एक्चुअली ये वेस्ट होता है, वेजिटेबल वेस्ट होता है, जो वेजिटेबल पील्स होते हैं। सो ये वेस्ट को क्या करते हैं हम, अगर पिट में डाल दें तो कुछ दिनों के बाद वो जो वेस्ट है, ये वेजिटेबल वेस्ट है, वो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि डीकम्पोज हो गए, वो कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें से मैन्योर बन जाएगी। ओके, मैन्योर बन जाएगी। इट मीन्स कि जो वेजिटेबल वेस्ट था उसने जिसने इन्वायरमेंट को ख़राब करना था, अब उन्होंने इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं किया, बिकॉज उनकी क्या हो गई, डीकम्पोज हो गए। वो डीकम्पोज करके वो किस चीज़ में चेंज हो गए, मैन्योर में। एंड मैन्योर इज़ अ यूजफुल सब्सटेंस, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल सब्सटेंस है, ये हम अपने खेतों में डाल सकते हैं, ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को इंक्रीज करते हैं, जो मैन्योर्स होती हैं। ओके, सो इन दिस वे दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। अब जो वेजिटेबल वेस्ट है इनको डीकम्पोज किसने किया, किसने इनको कन्वर्ट किया मैन्योर में। एक्चुअली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं जिन्होंने इन वेजिटेबल वेस्ट को डीकम्पोज करके मैन्योर में कन्वर्ट किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ही कन्वर्ट किया। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इंक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, कि सॉइल की फर्टिलिटी को, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ये इंक्रीज करते हैं। ओके,
सो जैसे कि आपने क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। एक्चुअली क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है, लेकिन आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं जे इस नाइट्रोजन को गैशियस फॉर्म में नहीं ले सकते। ओके, सो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, जो कि गैशियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। यूजेबल फॉर्म मतलब कि जिस फॉर्म में प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है ये उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है गैशियस नाइट्रोजन को, एंड इट रिलीजेस इनटू द सॉइल, एंड उसके बाद उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉइल में रिलीज कर देता है। ओके, सो अब सॉइल में रिलीज कर दिया तो अब जो प्लांट्स होंगे वो वाटर एंड मिनरल्स जब सॉइल से लेंगे उसके साथ साथ वो नाइट्रोजन को भी सॉइल में से ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके, सो इन दिस वे दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, कि वो प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि सॉइल में नाइट्रोजन मिक्स कर देते हैं जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, एंड वहाँ से फिर वो प्लांट्स हैं जो नाइट्रोजन को ले सकते हैं। सो इनडायरेक्टली दे आर इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। सो आपको नेम याद रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में या नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट इज इन मेकिंग ऑफ कर्ड, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कर्ड बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब कैसे हेल्प करते हैं? जो हमारा कर्ड होता है इस कर्ड में बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, मान लो हमारे पास मिल्क है, अब मिल्क को हमने कर्ड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले उसमें थोड़ा सा कर्ड डालेंगे, फिर वो कर्ड में से वो कर्ड की हेल्प से जो पूरे का पूरा मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाएगा। ओके, सो अब जो कर्ड हमने मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाला, उस कर्ड में क्या था, बहुत सारे बैक्टीरिया था, जिसमें से एक बैक्टीरिया का नेम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया जो कर्ड में प्रेजेंट होता है, अब यह बैक्टीरिया क्या करता है, ये कर्ड की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ओके, मतलब कि कर्ड बनाने में हेल्प करता है। अब जब हमने थोड़ा सा कर्ड को उस मिल्क में डाला तो उस कर्ड में क्या था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था। ओके, तो अब वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेगा, कर्ड की फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, मतलब कि कर्ड को बनाएगा। तो अब जल्दी से वो जितना ज़्यादा कर्ड बनता जाएगा तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता जाएगा, मतलब कि अपने जैसे और बैक्टीरियाज को पैदा करता जाएगा। सो जितने ज़्यादा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनते जाएंगे उतनी जल्दी क्या होता जाएगा, जो हमारा मिल्क है वो कर्ड में चेंज होता जाएगा। ओके, सो इन दिस वे जो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि कर्ड में प्रेजेंट होता है, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये कर्ड बनाने में हेल्प करता है। ओके, अब हम करते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक, वो अब हमारी हेल्प कैसे करता है ब्रेड बनाने में, या जो भटूरास आपके होते हैं वो बनाने में हमारी हेल्प कैसे करता है। सो मान लो कि हम ब्रेड बना रहे हैं या भटूरास बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक बाउल लेंगे, उसमें थोड़ा सा मैदा वगैरह डालेंगे। ओके, मैदा डाल के उसमें वाटर डालेंगे, उसके बाद हम उसमें एक ईस्ट पाउडर डाल लेंगे। ईस्ट पाउडर क्या है, एक बैक्टीरिया है, ईस्ट क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो हम उसमें क्या करेंगे, ईस्ट पाउडर डालेंगे और कुछ टाइम पे हम इस मिक्सचर को पूरा मिक्स कर देंगे, और कुछ टाइम के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा मिक्सर था उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुका है। ओके, उसके बबल से बन गए बहुत, वो सॉफ्ट हो चुका है और उसका वॉल्यूम क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमने उसमें ईस्ट पाउडर डाला, वो ईस्ट पाउडर क्या करेगा बेटा, वो जब, क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो सांस लेगा, सो ड्यूरिंग ब्रीथिंग वो क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, मतलब कि बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा, उसके जो अपने जैसे और बैक्टीरियाज को वो पैदा करेगा। ओके, सो अब जब जितने ज़्यादा बैक्टीरिया ब्रीथ करेंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस होगी वो क्या करेगी, इस मिक्सचर के फिल कर देगी, बबल्स ऑफ गैस फिल द डॉ। डॉ क्या है, ये आपका मिक्सचर है, फिल द डॉ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, कि जो गैस के बबल्स होंगे वो क्या करेंगे, इस डॉ को, इस मिक्सचर को फिल कर देंगे, एंड उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जब ईस्ट का रेस्पिरेशन के टाइम कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, सो डैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है ब्रेड बनाने में, केक्स बनाने में, भटूरास बनाने में, सो कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, ईस्ट बैक्टीरिया हेल्प करता है। जैसे कि कर्ड की फॉर्मेशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प कर रहा था, दैट वाज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। सो इन द सिमिलर वे जहाँ पे हमारे कौन हेल्प कर रहा है, ईस्ट हेल्प कर रहा है, ईस्ट बैक्टीरिया। ओके, सो नेक्स्ट इज कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि एक बड़े लेवल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का
क्या यूज़ किया जाता है। सो जो ईस्ट बैक्टीरिया यहाँ पे यूज़ हुआ था, सेम ईस्ट जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द शुगर इनटू अल्कोहल। ओके, जो भी हम अल्कोहल बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, उनको बनाने में हेल्प कौन करता है, ईस्ट बैक्टीरिया हेल्प करता है। ये ईस्ट बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, इट कन्वर्ट्स द शुगर इनटू अल्कोहल। जो भी आपकी नेचुरल शुगर्स होती हैं, लाइक वीट बार्ले में जो भी नेचुरल शुगर्स होती हैं, उनके ऊपर इस ईस्ट को ग्रो करवाया जाता है एंड फिर ये क्या करेगा, उनको अल्कोहल या फिर वाइन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, एंड इस प्रोसेस को, द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। सो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज फर्मेंटेशन। सो यू विल डिफाइन फर्मेंटेशन लाइक द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। ओके, सो जहाँ फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि शुगर से अल्कोहल बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, ईस्ट बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज द फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1857। कि फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था, तो लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था, 1857 में डिस्कवर किया था। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट वाला रह गया हमारा कि मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन बनाने में हमारी हेल्प कैसे करते हैं। सो नाउ लेट अस स्टडी दैट थिंग बेटा। स्टडी कि ये मेडिसिनल यूज में कैसे हमारी हेल्प करते हैं, कैसे मेडिसिन बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। सो एक्चुअली क्या होता है कि कई जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ भी बोल सकते हो आप, कई माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और हमारी बॉडी में जाकर डिजीजेस फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। सो ऐसे माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में बीमारियां फैलाते हैं, उन माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। ओके, सो वो अगर ये हमारी बॉडी में एंटर कर गए तो हमें कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी ताकि इनको अंदर मारा जा सके या फिर इनकी ग्रोथ को रोका जा सके। ओके, सो कुछ मेडिसिन होती हैं जो ऐसे माइक्रोब्स की, मतलब कि जो पैथोजेंस की ग्रोथ को रोकती है या फिर उनको खत्म करने में, उनको मारने में हेल्प करती हैं। ओके, उन मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ओके, एक्चुअली क्या होता है, कुछ माइक्रोब्स हमारे बॉडी में बीमारियां फैलाते हैं, ऐसे माइक्रोब्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। और जो मेडिसिन इन पैथोजेंस की ग्रोथ को रोकते हैं या फिर इन पैथोजेंस को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ओके, एंड ये एंटीबायोटिक्स किससे बनी होती है, ये भी माइक्रोब्स से बनी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती है। लाइक जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स फंगी से बने होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से बने होते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे कि आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एराइथ्रोमाइसिन है, ये सभी एंटीबायोटिक्स के नेम है। और ये एंटीबायोटिक्स किससे बनी हुई है, फंगी एंड बैक्टीरिया से बनी हुई है। ओके, सो ऐसे ये मेडिसिन बनाने में भी जो माइक्रोब्स हैं वो हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन आपको एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेनी चाहिए और जितनी डोज आपको डॉक्टर आपको बताता है उतनी डोज ही लेनी चाहिए इन एंटीबायोटिक्स की। अगर आप ज़्यादा डोज लेते हो या फिर कम डोज लेते हो तो वो अपना असर दिखाना बंद कर देगी। ओके, सो नेक्स्ट इज कि वैक्सीन बनाने में ये माइक्रोब्स हेल्प करते हैं हमारी। जैसे कि मान लो कि जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजेंस एंटर करते हैं, ओके, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में अपनी आर्मी होती है। ठीक है, आर्मी होती है मतलब कि हमारी बॉडी की अपनी फौज होती है जो उन पैथोजन से लड़ती है। ठीक है, उस फौज को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीबॉडीज बोलते हैं। कि व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर इन अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट इन्वेडर। कि जब वो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर जो हमारी आर्मी होती है। ओके, सो हमारी बॉडी एंटीबॉडी छोड़ती है ताकि वो उन पैथोजन से लड़ सकें। ठीक है, तो बेटा जब हमें कोई वैक्सीन लगता है, जैसे कि आपको बचपन में बहुत सारे वैक्सीन लगे हुए हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है, तो अगर बचपन में हमने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगवा लिया तो अब वो वैक्सीन क्या करेगा, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा हमारी बॉडी में। तो जब वो स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी, वो स्मॉल पॉक्स वाले माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज बने हुए हैं, तो वो एंटीबॉडीज उसको उन माइक्रोब से लड़ेंगे और वो एंटीबॉडीज जीत जाएंगे। सो हमें वो बीमारी नहीं लग सकेगी। ओके, सो इन दिस वे जो वैक्सीन है वो वर्क करते हैं कि एंटीबॉडीज बनाते हैं ताकि अगर वो बीमारी एंटर करने की कोशिश करे तो वो एंटर ना कर, मतलब एंटर कर जाए लेकिन वो एंटीबॉडीज उससे लड़ते हैं, सो हमें बीमारी से छुटकारा इजीली मिल जाता है। सो जो स्मॉल पॉक्स एक बीमारी थी
उसका जो फर्स्ट वैक्सीन था वो एडवर्ड जीनर ने डिस्कवर किया था। एडवर्ड जीनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कब डिस्कवर किया था? 1798 में किया था। किसने किया था? एडवर्ड जीनर ने। किसका वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। सो आपको पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ठीक है, पैथोजेंस क्या होते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हैं, हार्मफुल कैसे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। टिल देन थैंक यू बेटा।